बचपन से ही जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमारी नज़र अक्सर ज़मीन को चीरती हुई उन नीली और टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों पर चली जाती है। हाँ बिल्कुल, वो नीली रेखाएं जो पूरे नक्शे पर फैली होती हैं। सही कहा। और हम बस इतना मान लेते हैं कि ये सिर्फ पानी के रास्ते हैं, मतलब जो किसी पहाड़ से शुरू होते हैं और बस समंदर में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। जो कि एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वे नीली लकीरें सिर्फ पानी नहीं है, क्या हो अगर वे इस पूरे उपमहाद्वीप की मास्टर आर्किटेक्ट हों? ओह, मास्टर आर्किटेक्ट, ये काफी दिलचस्प नजरिया है ना? तो आज की इस पूरी गहराई से की गई पड़ताल में हम भारत की नदी प्रणालियों के इसी हाइड्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन सिर्फ कुछ नदियों के नाम या उनकी लंबाई रटना नहीं है। से लेकर दक्षिण के पुराने पठारों तक बहने वाला ये पानी आखिर कैसे उन घाटियों और मैदानों को तराशता है जिन्हें हम आज अपना घर कहते हैं। और इसे समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भूगोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक बार बन गई और रुक गई। हाँ, वो तो बदलता रहता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब नदियां एक तरह से पृथ्वी की मूर्तिकार हैं, जिनके हाथ कभी नहीं रुकते। कभी नहीं रुकते, सही बात है। वे हर दिन पहाड़ों को काट रही हैं, नई जमीन बना रही हैं और लाखों सालों से इस परिदृश्य को आकार दे रही हैं। तो इस विशाल और जटिल भूगोल को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा। एकदम सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं आप। ये पूरा ढांचा असल में दो पूरी तरह से अलग-अलग इंजनों पर काम करता है। हाँ, रिसर्च के दौरान जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो यही थी। भारत में बहने वाले इस पानी की कहानी को दो मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है, हिमालयी प्रणालियां और प्रायद्वीपीय प्रणालियां। और इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ ये नहीं है कि वे नक्शे पर कहाँ से शुरू होती हैं। बिल्कुल, उनका काम करने का तरीका, उनका बर्ताव, सब कुछ एक दूसरे से एकदम उल्टा है। एकदम उल्टा। इसे समझने के लिए हमें इन जमीनों की उम्र को देखना होगा। जमीनों की उम्र मतलब पहाड़ कितने पुराने हैं? हाँ, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। मतलब ये करोड़ों साल पुराना है। अच्छा। इसलिए वहां बहने वाली नदियां भी बहुत परिपक्व हो चुकी हैं, मैच्योर हो गई हैं। तो उन्होंने अपनी घाटियों को जितना काटना था वो काट चुकी हैं। बिल्कुल सही। अब वे उथली घाटियों में बहुत शांति से धीरे धीरे बहती हैं। लेकिन इसके विपरीत हिमालय भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से बहुत युवा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। एकदम सही। इसलिए वहां से निकलने वाली नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत युवा और आक्रामक हैं। आक्रामक है मतलब बहुत तेज बहती हैं। हाँ, वे बहुत ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। उनके पास गजब की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और वे लगातार अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को गहराई तक काट रही हैं। एक मिनट, मुझे इसे अपने दिमाग में एक चित्र की तरह बिठाने दीजिए। अगर हम इन दोनों प्रणालियों की तुलना हमारी आम जिंदगी से करें तो हिमालयी नदियां उस इंसान की तरह हैं जिसके पास एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फंड है। अरे वाह, ट्रस्ट फंड। हाँ, मतलब उनके पास हिमालय के विशाल ग्लेशियरों का एक ऐसा बैंक बैलेंस है जहां से साल भर लगातार पानी का चेक आता रहता है। बहुत खूब। उन्हें कभी पानी की कमी की चिंता नहीं होती, चाहे बारिश हो या ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जैसे गोदावरी या कावेरी, वे पूरी तरह से पेचक टू पेचक जी रही हैं। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रही हूँ। उनकी पूरी जिंदगी बस मानसून के उस सालाना बोनस पर निर्भर करती है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। हिमालयी नदियां 12मासी हैं, यानी उनमें साल भर पानी रहता है। सर्दियों में जो बर्फ गिरती है वो गर्मियों में पिघलकर उन्हें भरती रहती है। और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। बिल्कुल। अगर मानसून कमजोर रहा तो उनमें पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर जाता है। तो इसी ट्रस्ट फंड और पेचेक वाले अंतर ने शायद पूरे भारत के कृषि चक्र को तय किया है। जी हाँ, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में हम जो बड़े पैमाने पर खेती देखते हैं वो उसी ग्लेशियर वाले भरोसेमंद पानी की वजह से मुमकिन है। अब जब हमें ये बुनियादी ढांचा समझ आ गया है तो चलिए उस ट्रस्ट फंड वाले इंजन के सबसे पश्चिमी हिस्से की तरफ चलते हैं। मैं सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ। सिंधु प्रणाली ये बहुत ही खास है। सच में यार, जब मैंने लद्दाख और ज़ांस्कर के भूगोल के डेटा को गहराई से देखा तो मैं तो हैरान रह गया। ऐसा क्या देखा आपने? सिंधु का उद्गम भारत में होता ही नहीं है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, फिर चीन से होते हुए भारत आती है और अंत में पाकिस्तान जाती है। एक बेहतरीन सीमा पार यात्री। हाँ,
लेकिन भारत में इसका जो 710 किलोमीटर का सफर है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। ये नदी लद्दाख और जांस्कर की विशाल और अत्यंत कठोर पर्वतमालाओं के ठीक बीच से होकर गुजरती है। ये सच में एक बहुत ही दुर्गम इलाका है। वही तो, मुझे ये समझ नहीं आता कि पानी जैसी चीज ठोस चट्टानों के इतने ऊंचे पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता कैसे बना सकती है। ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसे पूर्ववर्ती जल निकासी या एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहा जाता है। एंटीसीडेंट ड्रेनेज? हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नदी उस पहाड़ से भी ज्यादा पुरानी है। रुको, नदी पहाड़ से पुरानी है? बिल्कुल। इसका मतलब सिंधु नदी हिमालय के बनने से पहले से वहां बह रही थी। एकदम सही पकड़े आप। करोड़ों साल पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी और हिमालय ऊपर उठना शुरू हुआ था, तब सिंधु नदी पहले से ही वहां मौजूद थी। अरे वाह! जैसे जैसे जमीन हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठती गई, नदी का पानी उसी गति से उस जमीन को एक आरी की तरह काटता गया। तो नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उसने उठते हुए पहाड़ को बीच से चीर दिया। बिल्कुल। इसी वजह से आज हम सिंधु नदी को उन गहरी और खतरनाक खाइयों में बहते हुए देखते हैं। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है यार। प्रकृति की इस ताकत के सामने इंसान कितना छोटा लगता है। और ये सिर्फ मुख्य नदी तक सीमित नहीं है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वे भी भौगोलिक सीमाएं तय कर रही हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। चिनाब जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो 2 अलग-अलग धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। और सतलुज को भी देखिए, वो बाएं किनारे की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो तिब्बत में राकस्ताल झील से शुरू होती है ना। हाँ, और शिपकिला दर्रे जैसी दुर्गम जगह को पार करके भारत आती है। और हमें झेलम को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। झेलम सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, एक लंबी दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच की एक प्राकृतिक राजनीतिक सीमा की तरह काम करती है। मतलब नदियां सिर्फ घाटियां नहीं बनाती, वे देशों के नक्शे भी लिखती हैं। एकदम सही। खैर, ये तो एक साहसी पश्चिम की ओर जाने वाली यात्रा की कहानी थी। लेकिन अगर हम तिब्बत के उसी इलाके में वापस जाएं जहां से सिंधु निकलती है, तो वहीं से एक और विशाल नदी पूर्व की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। हाँ, आप ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, और भूगोल का जो सबसे नाटकीय करतब मैंने रिसर्च में देखा है, वो इसी नदी के साथ होता है। ब्रह्मपुत्र की कहानी एकदम सिनेमाई है। तिब्बत में ये बहुत लंबी दूरी तक पूर्व की ओर बहती है, जहां इसे यारलुंग तांगपो कहा जाता है। यारलुंग तांगपो? हाँ, ये इलाका बहुत ऊंचा और सूखा है। वहां ये नदी काफी शांत रहती है और अपने साथ बहुत कम गाद ले जाती है, क्योंकि बारिश कम होती है। लेकिन वो शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। जब मैंने इसके रास्ते को ट्रैक किया, तो सिंटैक्यल बेंड नाम की एक भौगोलिक घटना सामने आई। ओहो, सिंटैक्यल बेंड, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। सच में, ये नदी शांति से पूरब की ओर बह रही होती है और अचानक नामचा बरवा नाम के एक विशाल पर्वत से टकराकर ये एक ऐसा तीखा यू टर्न लेती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इसे आप हिमालय का पूर्वी छोर मान सकते हैं। उस पहाड़ की ऊंचाई 7,782 मीटर है। 7,700 मीटर? हाँ, जब नदी इस विशाल पहाड़ से टकराती है तो वो आगे नहीं जा सकती, इसलिए वो पहाड़ के किनारे किनारे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और सीधे भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं, तो ये सिंटैक्सियल बेंड ऐसा है जैसे कोई फॉर्मूला 1 रेस कार जो अब तक एक सीधे ट्रैक पर चल रही थी, वो अचानक उस 7,000 मीटर ऊंचे पहाड़ के चारों ओर फुल स्पीड में हैंड ब्रेक टर्न ले ले। हाँ, एकदम सही। ये उपमा उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से पकड़ती है। उस तीखे मोड़ और अचानक नीचे गिरने की वजह से नदी की गति कई गुना बढ़ जाती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है, तो ये एक पूरी तरह से अलग जलवायु क्षेत्र में आ जाती है। बिल्कुल, तिब्बत का सूखापन पीछे छूट जाता है और अब ये दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक में होती है। यहाँ से ये भारी मात्रा में पानी और मिट्टी अपने साथ लेना शुरू करती है। और मैंने पढ़ा था कि इसका असली रंग तब सामने आता है जब इसमें दिबांग और लोहित जैसी नदियां आकर मिलती हैं। लोहित नदी? हाँ। लोहित के इलाके की मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जब बारिश होती है ये लाल मिट्टी नदी में घुल जाती है, जिससे पानी का रंग भी लाल हो जाता है। और इसी वजह से इसे लाल नदी या ब्रह्मपुत्र कहा जाने लगता है। ये तथ्य कितना विजुअल है यार। बिल्कुल है। और इस नदी की विशालता इसके सहायक नेटवर्क के बिना समझी ही नहीं जा सकती। सुबनसिरी नदी है जो पहाड़ों से इतना मलबा लाती है कि उसे कभी-कभी गोल्ड रिवर कहा जाता है। गोल्ड रिवर? और दिहिंग नदी है जो असम में अपनी ऑक्सपो झीलों के लिए जानी जाती है।
ऑक्सबो झीलें, वो जो यू आकार की होती हैं। हाँ, ये वे झीलें हैं जो तब बनती हैं जब नदी अपना रास्ता बदलती है और पानी का एक हिस्सा पीछे छूट जाता है। इस इलाके में सुपारी की बहुत खेती होती है जो इस नदी की उपजाऊ मिट्टी पर ही निर्भर है। अच्छा, तो पश्चिम के दिग्गज सिंधु और पूर्व के इस उग्र ब्रह्मपुत्र के ठीक बीच में एक ऐसा जल नेटवर्क है जिसे भारत का हृदय कहा जा सकता है। गंगा प्रणाली। बिल्कुल, गंगा प्रणाली। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात है जो मुझे लगता है बहुत कम लोग सोचते हैं। गंगा नाम की कोई नदी असल में किसी ग्लेशियर से निकलती ही नहीं है। ये जल विज्ञान का एक बहुत ही रोचक पहलू है। गंगा एक नदी के रूप में शुरू ही नहीं होती, बल्कि एक संगम का परिणाम है। संगम का परिणाम? हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है जो बहुत तेज और शोर मचाती हुई नीचे आती है। दूसरी तरफ सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं। एकदम सही। और इसी संगम बिंदु के बाद से इस विशाल जलधारा को गंगा कहा जाता है। और वहां से ये हरिद्वार में पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अपनी 2525 किलोमीटर की यात्रा में ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाती है। और इसके बेसिन में बहुत सी नदियां हैं। हाँ, जैसे कोसी के बारे में जानना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और वो शोक क्यों है ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये हिमालय से इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद बहाकर लाती है कि अक्सर अपने ही रास्ते को ब्लॉक कर देती है, और फिर जब पानी आगे नहीं जा पाता तो नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। यही वो कारण है कि हम नदियों को जीवित और आकार बदलने वाली ताकतें कहते हैं। कोसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी गंगा प्रणाली में गोमती भी है। गोमती बहुत अनोखी है ना? ये हिमालय के किसी ऊंचे ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में स्थित फुलहार झील से निकलती है। ये हमें याद दिलाता है कि जल प्रणालियां हमेशा एक ही नियम से नहीं बंधी होती। बिल्कुल सही बात है। और जब नियमों की बात आ ही गई है तो मैं यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहता हूँ। जब हम गंगा प्रणाली को पढ़ते हैं तो यमुना को अक्सर गंगा की बस एक सहायक नदी मान लिया जाता है। हाँ, किताबों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन यमुना का जो खुद का हाइड्रोलॉजिकल प्रोफाइल है वो कितना विशाल है। चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। एकदम सही। चंबल अपने गहरे बीहड़ों के लिए मशहूर है और केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व को जीवन देती है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि यमुना को महज एक सहायक नदी कहना उसके साथ नाइंसाफी है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। तकनीकी रूप से यमुना एक सहायक नदी है क्योंकि वो अंततः प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप इसके जलग्रहण क्षेत्र और इसके प्रभाव को देखें तो ये एक बहुत बड़ा सब सिस्टम है। चंबल नदी को ही ले लीजिए, जिसके बीहड़ मशहूर हैं। हाँ, वो बीहड़ पानी द्वारा मिट्टी के कटाव का दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे डरावना उदाहरण है। ये कटाव इतना भयानक क्यों होता है? क्योंकि मध्य भारत के उस इलाके की मिट्टी बहुत सूखी और ढीली है। जब मानसून में अचानक तेज बारिश होती है तो पानी का तेज बहाव उस ढीली मिट्टी को बड़ी बड़ी और गहरी नालियों में काट देता है। अच्छा, तो वो नालियां बन जाती हैं। हाँ, और सदियों से ऐसा होते होते वहाँ एक भूल भुलैया जैसी खाइयां बन गई हैं जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। यमुना इस पूरे मध्य भारत के पठारों का पानी, वहाँ की मिट्टी, सब कुछ समेट कर लाती है और फिर उसे गंगा को सौंप देती है। ओहो, और जब ये संयुक्त पानी आगे बढ़ता है तो ये महाद्वीप की सीमाओं को पार करता है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को पद्मा नाम मिल जाता है। और यहीं से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा के बनने की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, यही वो जगह है जहां हिमालयी नदियों का असली काम खत्म होता है। बांग्लादेश में पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं। और फिर उसमें मेघना नदी भी जुड़ जाती है। हाँ, सोचिए, हिमालय के दो अलग अलग कोनों से निकली ये विशाल नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अंत में एक हो जाती हैं। एक महासंगम है यार। और जब ये अथाह पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो वो सुंदरबन डेल्टा बनाता है। लेकिन ये डेल्टा सिर्फ पानी से नहीं बना है ना, ये तो असल में हिमालय के पहाड़ों का मलबा है। एकदम सही। गंगा और ब्रह्मपुत्र हर साल करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी, रेत और गाद हिमालय से खुरच कर लाती हैं। करोड़ों टन? हाँ, और जब इस समुद्र के पास पहुंचती हैं तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। वे उस सारी मिट्टी को वहीं गिरा देती हैं। लाखों सालों से इस मिट्टी के जमा होने से ही
सुंदरबन का ये विशाल दलदली इलाका तैयार हुआ है। जो इतना बड़ा है कि इसका लगभग 62% हिस्सा बांग्लादेश में है और बाकी भारत में। बिल्कुल। तो एक तरह से हिमालय खुद को थोड़ा थोड़ा तोड़कर नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट करके समंदर के किनारे एक नई जमीन तैयार कर रहा है। ये सच में एक परफेक्ट आर्किटेक्चर है। चलिए अब इस बर्फ के पानी और विशाल डेल्टाओं से निकलकर हम दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में, जहां नदियां एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करती हैं। हाँ, या तो वे पूर्व की ओर बहेंगी या पश्चिम की ओर। और ये नियम किसने बनाया? पश्चिमी घाट ने। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका प्राकृतिक ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छा। पश्चिमी घाट एक ऊंची दीवार की तरह खड़े हैं, इसलिए ज्यादातर नदियां वहां से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। लेकिन हर नियम में कुछ अपवाद होते हैं। नर्मदा और तापी नदियां इस नियम को तोड़कर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों? जब ढलान पूर्व की ओर है तो ये नदियां उल्टी दिशा में क्यों जा रही हैं? क्योंकि वे पठार के ऊपर नहीं बह रही हैं, वे जमीन के अंदर बनी रिफ्ट घाटियों में बह रही हैं। रिफ्ट घाटियां? हाँ, रिफ्ट घाटी तब बनती है जब जमीन में एक बड़ी दरार आ जाती है और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। ओहो। विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच जमीन धंस गई है, जिससे एक प्राकृतिक नाली बन गई है जिसका ढलान पश्चिम की ओर है। नर्मदा इसी नाली में बहती है। और यही नदी उत्तर और दक्षिण भारत को भौगोलिक रूप से बांटने का काम भी करती है। बिल्कुल सही। एक और बहुत दिलचस्प बात जो मुझे इन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पता चली वो ये है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। पूर्व में इतना बड़ा सुंदरबन बन रहा है, लेकिन पश्चिम में ये नदियां डेल्टा क्यों नहीं बना पाती? इसके पीछे सीधा सा भौतिक विज्ञान है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जब समुद्र के पास पहुंचती हैं तो पश्चिमी घाट की खड़ी ढलान की वजह से पानी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो पानी रुकता नहीं है? नहीं, पानी के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो अपनी गति धीमी करे और अपने साथ लाई गई मिट्टी को वहां बिछाए। पानी सीधा पूरी ताकत से समुद्र में टकराता है। अच्छा। इसलिए डेल्टा की जगह वहां संकरे और गहरे मुहाने बनते हैं, जिन्हें एस्चुरी कहते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली इन नदियों में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तथ्य भी हैं। हाँ? जैसे माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। हाँ, वो एक अनोखा तथ्य है। पहुंच ही नहीं पाती। लूनी नदी इनलैंड ड्रेनेज का एक क्लासिक उदाहरण है। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण की ओर बढ़ती है। जब मैंने लूनी नदी के इस सफर के बारे में पढ़ा तो मुझे एक ऐसे थके हुए मैराथन रनर की याद आ गई जो 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिनिश लाइन तक पहुंचने से ठीक पहले पूरी तरह से टूट जाता है। ये बहुत ही मार्मिक उपमा है ना? हाँ, लूनी नदी कच्छ के उस रेतीले और दलदली रेगिस्तान में गिरकर वहीं समा जाती है। समंदर से उसका कभी मिलन नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इलाके में वाष्पीकरण बहुत तेज होता है और रेतीली जमीन पानी को तुरंत सोख लेती है। पानी भाप बन जाता है। हाँ। नदी के पास इतना पानी ही नहीं बचता कि वो समंदर तक अपना सफर पूरा कर सके। ये भी भूगोल की एक क्रूर लेकिन खूबसूरत सच्चाई है। बिल्कुल। और अगर हम प्रायद्वीप में थोड़ा और दक्षिण में जाएं तो केरल में हमारे पास पेरियार नदी है जो खड़ी ढलान से अरब सागर में गिरती है, और पंपा नदी है जिसके तट पर प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर है। अब अगर हम पठार के ढलान के साथ साथ पूर्व की ओर चलें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। ये नदियां बहुत लंबी यात्रा करती हैं। हाँ, और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ढलान बहुत कम हो जाता है। पानी शांत हो जाता है और इसीलिए ये विशाल डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल। उत्तर पूर्व में हमारे पास दामोदर नदी है, जिसे कभी इसकी भयंकर बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। हाँ। फिर स्वर्ण रेखा नदी है। इसके किनारे फैले भारी उद्योगों और प्रदूषण के कारण कभी-कभी एक ऑर्गेनिक रेगिस्तान कहा जाने लगा है, क्योंकि पानी में जीवन मुश्किल हो गया है। एकदम सही। और दक्षिण के जो विशाल डेल्टा हैं वे भारत की कृषि का आधार हैं। गोदावरी, जिसे इसकी लंबाई और आकार के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। और उसके बाद कृष्णा नदी है। हाँ, इन दोनों के डेल्टा इतने बड़े हैं कि वे आपस में मिलने लगते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के ठीक बीच में कोलेरू झील स्थित है, जो एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ताजे पानी का इकोसिस्टम है। और अंत में एकदम दक्षिण में कावेरी नदी है, जिसे उसकी पवित्रता और उपयोगिता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये सभी नदियां जब बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो अपने पीछे अत्यंत उपजाऊ जमीन छोड़ जाती हैं, जिसने सदियों से दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों को पाल पोस कर बड़ा किया है। बिल्कुल। तो इस पूरे हाइड्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझने के बाद
हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नामचा बरवा के उस खतरनाक रेस कार वाले हैंडब्रेक टर्न से लेकर विंध्य की उन गहरी रिफ्ट घाटियों तक और गंगा ब्रह्मपुत्र के उस विशाल सुंदरबन डेल्टा तक, ये कोई साधारण भूगोल की किताब नहीं है। मैं सहमत हूँ। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई इंजीनियरिंग है जो हमारे उपमहाद्वीप को जिंदा रखे हुए है। और ये इंजीनियरिंग हमें ये भी सिखाती है कि हम जमीन के मालिक नहीं हैं। सही बात है। हम बस इन नदियों द्वारा बनाई गई घाटियों और डेल्टाओं में रहने वाले किराएदार हैं। नदियां जिस तरह से जमीन को काटती हैं और जोड़ती हैं, वही अंततः ये तय करता है कि हम कहाँ खेती करेंगे और कहाँ शहर बसाएंगे। जो लोग आज इस पूरी पड़ताल को सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि नदियां कागज पर छपे नक्शे पर महज नीली लकीरें नहीं हैं। वे एक बेकाबू, लगातार आकार बदलने वाली ताकत है। एकदम सही। यही नदियां तय करती हैं कि सभ्यताएं कहाँ पनपेंगी, दो देशों के बीच की भौगोलिक सीमाएं कहाँ खींची जाएंगी और इतिहास किस करवट बैठेगा। अगली बार जब भी भारत का नक्शा सामने आए तो सिर्फ जमीन के उन राजनीतिक टुकड़ों को न देखें, बल्कि उस बहते हुए पानी को देखें। हाँ, पानी के उस बहते हुए आर्किटेक्चर को महसूस करें जो इस पूरे उपमहाद्वीप को चुपचाप हर दिन तराश रहा है। ये सच में नदियों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में एक नए विषय के साथ।